अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब और बादब बामुलाइजा होशियार। जिस तरह हमेशा की तरह मैं कहता हूं, और आज भी इस शो में हम एक जबरदस्त गेस्ट को लेकर प्रोग्राम में आए हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का खानदान, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से अगर आप खासतौर पर बात करें, खुद बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जब ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने तो उसमें भी कमाल किया। क्रिकेट कमेंटेटर जब ये बने तो फिर इन्होंने तो कमाल पे कमाल करते चले गए। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, खानों के खान, क्रिकेट में महान और कमेंट्री के पहलवान, हमारे साथ मौजूद है बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन किया। और सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं अहमद का बड़ा फ़ैन हूँ। ये जब उर्दू बोलते हैं तब नहीं, जब ये पहाड़ी लैंग्वेज में आते हैं ना, तब ये फुल जोबन में होते हैं। बाजिद भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बस वो आपको पता है कि आप भी पहाड़ों के करीब ही रहते हैं। हाँ, मैं तो काफ़ी सालों से इधर ही रह रहा हूँ, पहाड़ों के करीब। ऐसे लग रहा है कि सभी आजकल पहाड़ों में है, क्योंकि आइसोलेशन है, तो सब भी लग रहा है कि दूर दराज लोग रह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी आजकल जो सिचुएशन है, तो बहुत से लोगों ने पहाड़ों का रुख किया, अपने देही इलाकों में चले गए हैं। हाँ, और क्योंकि वैसे भी आपके घर के साथ भी अगर 2 गलियां छोड़ के भी कोई रह रहा है दोस्त, तो उसको मिले ही काफी अरसा हो गया, तो ऐसे लग रहा है कि वो भी पहाड़ों पे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बाजिद भाई, जैसे आपको पता है कि आजकल सब घर में कैद होके रह गए हैं, तो कैसे वक्त आपका गुजर रहा है इस दौरान लॉकडाउन? देखिए, आपने कहा कि मैं पहाड़ों के पास रहता हूँ। इस्लामाबाद का ये फायदा है कि अगर आप इस्लामाबाद में साइकिल लेके निकल जाएं तो इससे अच्छा शहर कोई नहीं है। चाहे आप कहें बोरिंग है, चाहे इसको कहें कि बिल्कुल डल शहर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान साइकिल पे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरे ख्याल साइकिल की वजह से ही थोड़ा सा जो 1-2 घंटा है वो मेरा सुकून से निकल जाता है। बाकी तो मेरे घर वाले काफ़ी तंग हो गए हैं, क्योंकि इतनी देर, मेरे ख्याल मैं जब 2 साल का था तब भी मैं इतनी देर घर में नहीं बैठा जितनी देर आप बैठ गया। हाँ, ये बल्कि मैं अगले इसी सवाल की तरफ आने लगा था कि कभी जब से प्रोफेशनल कैरियर में लोग नॉर्मली जाते हैं, अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या जॉब वगैरह में चले जाते हैं स्पेशली, तो इतनी अक्सर घरों वालों ने देखा नहीं होता। जैसे मेरे घर वाले तो इतने तंग आ गए कि मुझे 2 किलोमीटर दूर भेज देते हैं दही लेने के लिए कि बेटा चलो तुम महीने के लिए गाँव चले जाओ, तुम ऐसे चले जाओ। तो ये जो अनयूजुअल रूटीन है, ये कितनी मुश्किल हो गई है एक ऐसे बंदे के लिए जो मीडिया में भी है, जो काफी एक्टिविटी रहती है थ्रू आउट द ईयर, कि घर में इतना वक्त बिताना? देखिए, वैसे मैं इतना ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ, कोई मेरी बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग नहीं होती, लेकिन आमतौर पे यही होता है कि काम की वजह से या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से घर से दूर ही होता हूँ। तो काफ़ी टाइम जो है साल का, वो माशाल्लाह से घर से दूर ही रहता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी देर घर में बैठना ज़रा मुश्किल है। शुरू में जब पहले 10-15 दिन तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी देर बाद ब्रेक मिली थी और घर वालों के साथ। अब मेरे ख्याल घर वाले भी काफ़ी तंग हैं कि ये उनके लिए भी एक अनोखा सा समय है, क्योंकि जब से पहले स्कूल के बाद जब से मैंने क्रिकेट शुरू की, तो मैं तो काफ़ी सालों से इतनी देर कभी, मतलब कंसिस्टेंटली इतनी देर घर नहीं बैठा। ये बताएं कि इस सारे टाइम में किसी ने कोई ना कोई नई एक्टिविटी जरूर शुरू कर दी। इतना वक्त था सबके पास, मैंने अपने घर की काफी लाइटें वगैरह हर चीज गिन ली, मेरे घर में कहाँ से पानी लीक होता है, चींटियां कहाँ से आती हैं। आपने कोई स्पेशल एक्टिविटी शुरू की, कोई कुकिंग या कोई ऐसा स्पेशल के अपना टाइम बिताने के लिए घर में? देखिए, स्पेशल तो कुकिंग को तो मेरे में बिल्कुल टैलेंट नहीं है। मेरे ख्याल अंडा उबालने में भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये है कि मैं रेसिपीज़ काफ़ी अब ढूंढता हूँ, नई चीज़ें ढूंढता हूँ, तो उससे भी मेरे घर वाले तंग हैं कि रोज़ कोई नई चीज़ की फरमाइश होती है, रोज़ कोई नया एक ड्रामा सा खड़ा कर देता हूँ। वो तो मतलब मैं एक टाइम पास वो ज़रूर है। लेकिन उसके बाद काफ़ी अर्सा शुरू में तो शदीद लॉकडाउन था, तो साइकिल ढूंढने में बड़ा मसला था। तो उस ज़माने में अगर आप मुझे फ़ोन करते तो मेरा फ़ोन काफ़ी बिजी था, क्योंकि मैं हर उस बंदे को फ़ोन कर रहा था जिसके पास मुझे शक था कि साइकिल होगी और वो ज़ाया हो रही होगी और वो मुझे दे देगा।
लेकिन वो भी काम ना आया। फिर आखिरकार जब साइकिल मिल गई तो उसके बाद ज़रा थोड़ा सा सुकून इसलिए था क्योंकि शाम को फिर मैं निकल जाता था। शाम को क्यों ऐसे लगता था, शुरू में तो ऐसे लगता था कि दिन ख़त्म ही नहीं होना, तो शाम को फिर मैं निकल जाता था। और शाम को फिर नए नए रूट इस्लामाबाद के, मेरा ख्याल अब रूट ख़त्म ही हो गए हैं। अब तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि कोई रूट बता कि मैं कहीं और जगह जाऊँ। राइट, अभी आपको हम फिर इसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे, नए कुछ रूट आपको बताते हैं इस्लामाबाद की तरफ। सही है। तो ये बताएं कि क्रिकेट का सफर, हमें पता है आपके फादर एक बड़ा नाम थे माजिद जहांगीर खान साहब क्रिकेट में, फिर उनके फादर जहांगीर खान साहब, एक बड़ा आपका रिच बैकग्राउंड है क्रिकेट में। आपने कब सोचा कि मैंने भी अब क्रिकेट खेलनी है या मैंने भी क्रिकेट में आना है? देखिए, मैं, अब आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप जो मेरे करीबी दोस्त यार हैं वो कहते हैं यार कैसे तू इतनी देर आपने कैसे क्रिकेट खेली है, अब तो आपको लगता है कि शौक ही नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे जुनून था क्रिकेट का, शुरू से ही, बचपन से ही मुझे जुनून था और यही था कि क्रिकेट ही खेलनी है। हर वक्त क्रिकेट का एक ऑब्सेशन जिस तरह होता है वो था मेरे अंदर। तो शुरू से, बचपन से ही। फिर बीकन हाउस में जब मेरा दाखिला हुआ मेरा ख्याल 6th या 7th क्लास में यहाँ इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे एक हमारे टीचर थे जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन थे क्रिकेट के। वो टीचर वो थे जो शहरियार खान, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, उनके बेटे थे। तो वो, उनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून था और उन्होंने बीकन हाउस की बहुत ज़बरदस्त टीम भी खड़ी की। प्लस उनका इस्लामाबाद में एक क्लब था, तो वो जब गर्मियों की छुट्टी में, अगर आपकी गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी है तो 2.5 महीने हम क्रिकेट ही खेलते रहे थे। तो वहाँ से वो पिकअप हुआ और उसके बाद से मतलब हर टाइम, हर वक्त मेरे अगले जो 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली और क्रिकेट ही खेली। तो वो जुनून जो है वो अगले 15 साल तक जुनून ही रहा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने जब क्रिकेट शुरू की तो नॉर्मली पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जिसका क्रिकेट में बड़ा नाम है, आपके वालिद बड़े नामवर क्रिकेटर रहे हैं, तो उस क्रिकेटर को एक टैग के साथ चलना पड़ता है कि क्या पता ये सिफारिश से आया होगा, ये तो सिफारिशिया होगा, और लोग इस तरह के जुमले बहुत कसते हैं, आपके बैक पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह की बहुत चलती हैं। सो आपको कितना सामना करना पड़ा इस तरह की चीज का, और ये कितना मुश्किल होता है इस सब टैग या इस नाम के साथ अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को कैरी करना? देखिए अमर, सब कॉन्टिनेंट में ये टैग होता है। मतलब मैंने रोहन गवास्कर से भी एक दफ़ा बात की थी, वो भी यही कह रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली अगर आप किसी बड़े प्लेयर के बेटे या उसके रिश्तेदार हैं तो पहली बात ये होती है कि ये तो फलाने का बेटा है या ये फलाने का रिश्तेदार है, तो आप नज़रों में आते हो। शुरू में मेरे ख्याल इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। जब शुरू में आप क्रिकेट शुरू करते हो तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन हुई होती है। तो जब आप कहीं भी जाते हो तो आप नज़रों में शुरू में जल्दी आ जाते हो। उसके बाद ये होता है कि आपका वो टैग कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरे वालिद साहब या बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, लेजेंड थे, तो मेरी परफॉर्मेंस को हमेशा, मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, उसका कंपैरिजन हमेशा मेरे वालिद साहब से होता था। तो वो एक, मैं ये कह दूं कि आसान चीज़ थी, वो मैं तो झूठ बोल रहा हूँगा क्योंकि ये टैग तो सारी ज़िंदगी आपके साथ चला। और जब तक मैं क्रिकेट खेली तो ये हमेशा, अगर बाजिद खान ने सेंचुरी की है तो बाजिद खान सन ऑफ माजिद खान, अगर बाजिद खान ने सीज़न में परफॉर्म नहीं किया तो बाजिद खान सन ऑफ माजिद खान। लेकिन फ़ख्र की बात है ज़रूर, लेकिन एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर ज़रूर होता है। राइट, और शुक्र है कि आपके प्लेइंग डेज में आपके अंकल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए, नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल दोहरी हो सकती थी। ये बात भी आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि जहाँ पे इसके सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली शायद हम ओवरलुक कर जाते हैं प्लेयर की एबिलिटी। अभी भी अगर आप स्टैट्स या प्लेयर की एबिलिटी देखें तो इमामुल हक के साथ भी काफ़ी हद तक ऐसे होता है कि उसकी कंपैरिजन या उसके इंज़माम की वजह से उस पर काफ़ी बात होती है। लेकिन हम अगर एज अ स्पोर्ट्स, मतलब हमारी स्पोर्ट्स मीडिया या इवन हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो अगर इससे डेवलप कर जाए कि जी
ये तो मैं इस स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ कि प्लेयर जिसके बड़ा प्लेयर रिश्तेदार हो, एनी प्लेयर, अगर आप इससे वो अलहदा कर लें और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें या परफॉर्मेंस फैक्टर रखें, तो वो दोनों तरीके से साजगार होती है। एक तो प्लेयर को भी क्रिटिसिज्म इतना नहीं चुभता, ऊपर से परफॉर्मेंस पे फिर नाइंसाफ़ी का एलिमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। सही। जब से आप कोविड के बाद से आप क्रिकेट को बहाल करने की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में मौजूद है, आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, कितना मुश्किल हो सकता है इसको रिवाइव करना, चूंकि जो काफी टफ होगा कि प्लेयर्स को सेफ भी रखना और फिर क्रिकेट को लेके भी चलना, तो ओवरऑल आप क्रिकेट का फ्यूचर अभी कैसे देख रहे हैं कोविड के दौरान? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि क्रिकेट खासकर तब ही रिवाइव होगी जब वैक्सीन आएगी और नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स है, मतलब आप प्रीमियर लीग देख लें या फुटबॉल देख लें, तो वो लोगों के लिए ही है, मतलब वो फॉर द पीपल है। लेकिन जब वो लोग ही नहीं होंगे, जब वो फॉर द पीपल है स्पोर्ट लेकिन लोग नहीं हैं, फॉलोइंग नहीं है और उस तरह से मैचेस भी उस तरह से नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल है। प्लस फैक्टर्स बहुत आ गए जी, अब कोविड की वजह से अब बायोसिक्योर सीरीज करने के लिए तो मतलब हमारे लिए एक तो एक नया समा होगा कि जी बॉलर बॉल नहीं चमका सक रहा, और फिर मैच से पहले या टूर से पहले 14 दिन का क्वारंटीन है, तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो जब तक वो वैक्सीन नहीं आएगी तो हम को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगी या नॉर्मल समा भी मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। अब इंग्लैंड के आप टेस्ट मैच होंगे, वहाँ पे क्राउड नहीं होगा। आपने कभी ज़िंदगी में, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि इंग्लैंड में किसी भी मैच में, खासकर टेस्ट मैच में, क्राउड ना हो। तो बड़ा मतलब आपको थोड़ा सा वो, क्योंकि हमने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको ज़रूर स्ट्रेंज बहुत लगेगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड में जाना है। हम ये देखते हैं कि नया बॉल तो अब सबको पता ही है कि ड्यूक्स का काफी मूव करता है, मूवमेंट मिलती है, लेकिन ऑन ओकेजन्स थोड़ा सा सपोर्टिव पिच मिल जाए तो रिवर्स स्विंग भी कुछ पिचेस पे हमें देखने को मिलती है, जो हमारा एक्सक्लूसिव वेपन रहा है। सो इस मर्तबा आपको क्या लगता है कि जब आप सलाइवा का यूज नहीं कर सकते, सो ये कितना पाकिस्तान को थ्रेट कर सकता है और पाकिस्तान को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर कि आपका बॉल रिवर्स अगर नहीं होगा या कम होगा पाकिस्तान के पेस अटैक को देखते हुए? देखिए, रिवर्स स्विंग तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शाइन सलाइवा के बगैर शाइन कितनी इफेक्टिव होती है ये तो टाइम ही बताएगा कि कितनी इफेक्टिव होती है। मेरे ख्याल इंग्लैंड में ओवरहेड कंडीशंस का बहुत रोल होता है। अगर मौसम थोड़ा सा ओवरकास्ट हो तो बॉल स्विंग और सीम होता रहता है, तो वो इशू उस तरह आप जिस तरह कह रहे हो कि पिच फ्लैट हो जाए, वो थोड़ा इंग्लैंड में थोड़ा कम होता है। जो फैक्टर मुझे जो नज़र आ रहा है वो आपके स्पिनर का फैक्टर। आई थिंक स्पिनर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा कि जब आप रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा और जब नया बॉल थोड़ा ख़त्म हो गया है और थोड़ा पुराने की तरफ चला गया है और बॉल उस तरह मतलब शाइन भी नहीं प्रिजर्व हो रही, तो आपके स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। उसको एक तो विकेटें लेनी है, ऊपर से कंट्रोल करनी है गेम। तो आपका स्पिनर इन फॉर्म वो मतलब जो आपके नए बॉल के बाद या मिडिल ओवर्स, मतलब टेस्ट मैच में तो 30-40 ओवर के बाद जो ओवर्स हैं, उसमें आपने ये देखना है कि आप उनका रन रेट कंट्रोल कर सको और उनको कंट्रोल में रख सको, ताकि स्पिनर जो है वो भी गेम में रहे। और प्लस हमने इंग्लैंड में देखा है कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि क्योंकि उन्होंने स्कोर बहुत तेज़ किया है 1-2 सेशन में, तो मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। तो मेरे ख्याल स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल सही। आपने स्पिनर की बात की है, तो हम ओवरऑल पाकिस्तान ने कुछ दिनों कबल जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया, अपना टोटल स्क्वाड का, रिजर्व भी उसमें मौजूद हैं, और हमने ये देखा है कि उसमें जो है वो इन फॉर्म स्पिनर्स की आपने बात की थी। तो इन फॉर्म स्पिनर तो फिर या तो जफर गौर हमें नजर आते हैं, जो मैं 4 डे की बात कर रहा हूँ, या नोमान अली नजर आते हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। एक तो ये कि ये इन फॉर्म स्पिनर में से कोई भी परफॉर्मर जो है उसको कंसीडर नहीं किया गया। एक, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि एक पॉइंट ये है कि शान मसूद, आबिद अली, ये हमें नजर आता है कि शायद फ्रंट ये पहली चॉइस यही हो सकते हैं। इमामुल हक को प्रेफर किया गया, एक बार फिर उनको कहा गया कि उन पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और
क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है या समी असलम को गो दी जा सकती थी एज अ रिजर्व ओपनर? और ओवरऑल स्क्वाड को आप कैसे देख रहे हैं जो जिसका अनाउंसमेंट हुई है? कुछ नाम आपको मिसिंग नजर आते हैं? देखिए, ओवरऑल तो 29 बंदे हैं स्क्वाड में, तो जब भी सिलेक्शन होती है तो हर किसी का थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन होता है। 1 2 3 नाम तो उस पर बहस रहती है। मेरे ख्याल 29 सेलेक्ट किए हैं, उसमें भी एक आधे 2 3 पे बहस होगी। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि जो सरप्राइजिंग बात मुझे लगती है, आपने ये नाम लिए, ये अच्छे स्पिनर हैं, इनफॉर्म स्पिनर, आपने बिल्कुल सही बोले। लेकिन एक स्पिनर जिसको इन्होंने मेरे ख्याल शायद रिजर्व्स में रखा है, वो है बिलाल आसिफ। बिलाल आसिफ जो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले उसमें मेरे ख्याल उन्होंने 5 आउट किए, उसके बाद से वो नज़रों से दूर हो गए। जो कि आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्पिनर पे इन्वेस्टमेंट, अगर एक लड़के ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है और उसको फिर आप इतनी अरसे के लिए मतलब वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपने उसको खिलाया ही गलत था। और जब वो परफॉर्म कर गया है तो वो अब क्या है, तो मेरा ख्याल वो थोड़ी सी मुझे उसमें जो है प्रॉब्लम नज़र आ रही है। क्योंकि एक लड़का ऐसा है जिसने वाकई परफॉर्म किया, टेस्ट मैच में 5 आउट किया और फिर उसके बाद उसको मौका नहीं मिला। प्लस आपने बात की जी आबिद अली, शान मसूद, ज़ाहिर है वो आपके नंबर 1 उसमें होंगे। इमामुल हक को साथ रखा है, आई थिंक रिजर्व ओपनर इमामुल हक। इसके अलावा आपको रिजर्व ओपनर इस तरह नहीं नज़र आया। अगेन वही बात है कि आपने उसको एयरमार्क किया हुआ है काफ़ी देर से, तो अगर उसको ना आप लेके जाते, 29 के स्क्वाड में भी ना आता और वो 16 के स्क्वाड भी ना आता, तो फिर नए सिरे से आप किसी पे इन्वेस्टमेंट करते। तो 2 बातें तो ये, एक जो आपने बाकी तो आपका स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट वही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्लस द फैक्ट कि इतने ज़्यादा लड़के हैं तो मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट हो गए हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक और बात मेरे जहन में आई कि कुछ थोड़े से आपके पुराने फास्ट बॉलर्स, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा एजेड फास्ट बॉलर्स को अचानक से, इमरान खान तो पिछले कुछ सीरीज से कैरी ओवर थे, अचानक से सोहेल खान का नाम आ गया। सो आपके ख्याल में ये सोहेल खान का जो नाम माना, कोई कंडीशंस के हिसाब से उनको वापस लेकर आया गया है? क्योंकि आई गेस 2016-17 के बाद से वो पाकिस्तानी टीम से नहीं खेल पाए थे। हाँ, देखिए कुछ थोड़ा सा मतलब सोहेल खान की वापसी है। बात दूसरी जो मैं बात जिस पे मैं टच करना चाहता हूँ वो है कि वहाब रियाज को अब आप कहते हैं कि वो टेस्ट मैच भी खेलेगा, अवेलेबल है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि एक लड़का जिसने कह दिया कि जी मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले ली या इंडेफिनिट ब्रेक ले ली, उसको आप कहते हो कि नहीं आप टेस्ट मैच खेलो। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस वहाब रियाज कोई भी टेस्ट मैच खेलता है तो वो किस बेस पे खेलता है, कि उसकी कौन सी परफॉर्मेंस थी जो कि रेड बॉल क्रिकेट में उसको वापस लेके आई। तो जो बाकी जो लड़के हैं जो परफॉर्म करके टीम में आए हैं उनका क्या कसूर। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एक जो लड़का जो कह रहा है कि जी मैंने नहीं खेलना, आप उसके जाके कहते नहीं नहीं तुमने खेलना ही खेलना है, तो ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आपने सोहेल खान की बात की, मिसबा से भी मेरे ख्याल ये सवाल काफ़ी हुए। उसने कोई मतलब एक जो स्टेटमेंट उधर से आई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शायद आपने भी सुनी हो थोड़ी सी, उन्होंने बोला कि हमें एक तो इंटर स्क्वाड मैचेस खेलने हैं, जो कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि इंटर स्क्वाड मैचेस के लिए आप एक प्लेयर सेलेक्ट करके लेके जाओगे टूर पे। फिर उन्होंने बोला कि कोविड-19, चलो वो बात समझ में आती है कि जी अगर कोविड-19 की रिप्लेसमेंट की वजह से स्क्वाड बढ़ा है, लेकिन ये कह देना कि हमारे पास नेट बॉलर्स नहीं होंगे और इंटर स्क्वाड मैचेस के लिए हमें बॉलर्स चाहिए, तो वो कुछ बात समझ में नहीं आती। अगेन आपने सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है कि जी 2 साल के बाद आप एक सेट मतलब एक सेट जो आपकी थिंकिंग होती है वो नज़र नहीं आ रही। मतलब आप वहाब रियाज को कहते हो आप टेस्ट मैच में वापस आ जाओ, सोहेल खान को आप लेके जाते हो, तो बिल्ड टीम या मतलब किस प्लेयर्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किस तरीके से आप देख रहे हो टीम आगे जाना, वो थोड़ी सी मॉडल हो जाती है क्योंकि इतने सारे नाम हैं।
राइट। अच्छा, एक तो ये कि जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में तीन की प्लेयर कौन से हो सकते हैं आपके ख्याल में, कि जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंग्लैंड के टूर पे? देखिए, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की तो मतलब ऑन पेपर तो अच्छी ही लग रही है। मेरे ख्याल अब्बास का उधर इनफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। प्लस स्पिनर, जो भी स्पिनर खेलेगा, यासिर शाह अभी तक ओवरसीज टूर्स सब कॉन्टिनेंट के बाहर इतना इम्प्रेसिव नहीं रहे, लेकिन अगर यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग की तो वो एक की फैक्टर है। प्लस आप ओवरऑल अगर अजहर अली अगेन कैप्टन है, बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, उनका फॉर्म में रहना, उनका स्कोर करना, एक तो उनके रन्स करने से उनकी कप्तानी भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा। प्लस वो अगर रन्स करेंगे तो जाहिर है अपर ऑर्डर से रन्स होंगे, तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा। आई थिंक कैप्टन का स्कोर करना और अब्बास का फॉर्म में होना, प्लस यासिर शाह की, या जो भी स्पिनर, अगर यासिर शाह नहीं खेलते तो जो भी स्पिनर खेलता है उसका फॉर्म में होना। इसीलिए क्योंकि आपने मेंशन किया है कि रिवर्स स्विंग की हमें लग रहा है, ये अभी सारी थियरी हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरह की क्रिकेट कभी नहीं देखी, ना आपने देखी है, ना ये जितने भी एनालिस्ट एक्सपर्ट्स, कभी इन्होंने ऐसी क्रिकेट देखी नहीं है जहाँ पे बॉल ना चमकाया जाए। तो ये सब थियरीज हैं, ये तो जब शुरू होगा तो कुछ पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से जो मिडिल ओवर्स या जब बॉल ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होगा, जब फास्ट बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, तो स्पिनर का गेम को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, अब हम कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आते हैं। लास्ट ईयर जो है वो एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर आ गया, और उसमें ये थिंकिंग प्रोसेस रखा गया कि इससे पहले चूंकि ग्रीन टॉप विकेटें होती थी और बैट्समैन को बिल्कुल अनफेयर हो जाता था, स्पेशली पंजाब या केपीके में आप देख लें, और मीडियम पेसर बड़ी आसानी से आउट कर जाते थे। इस साल आपने पिचेस को कैसे देखा? स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट विकेट थी, इवन हर प्लेयर स्कोर कर रहा था, तो एक तो अच्छे और बुरे प्लेयर का फर्क करना शुरू में मुश्किल हो रहा था कुछ मैचेस में। आपकी क्या टेक है पिचेस के स्टैंडर्ड को देख के, लास्ट ईयर जो सीजन हुआ और नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिस तरह फाइनेंशियल कट आ गया, कुछ प्रो प्लेयर्स 5 लाख भी ले रहे थे डिपार्टमेंट से, 6 लाख भी ले रहे थे। अच्छा, प्लेयर्स के साथ जो मैनेजमेंट में लोअर स्टाफ जितने भी लोग थे उनके कुछ बेरोजगार हो गए, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1 लाख लेने वाले की 50,000 सैलरी हो गई, जो बहुत से प्लेयर बड़े परेशान है, वो हमें भी अक्सर कहते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं कि ये मैच कर सकेंगे नियर फ्यूचर में ये सैलरीज, और ये कितना मुश्किल हो जाएगा प्लेयर्स के? देखिए, बहुत, ये तो आपने वो टॉपिक छेड़ दिया है जिसमें मतलब 1 घंटा गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं बार बार ये स्ट्रेस करता हूँ कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो प्रीमियर लीग है या ला लीगा है या स्टेट क्रिकेट है या काउंटी क्रिकेट है, वो इलाकों पे बेस्ड है। जो हमने ये सुना था कि 6 टीमें होंगी, तो प्राइम मिनिस्टर का यही कहना था कि डिपार्टमेंट्स ख़त्म करके इलाकाई क्रिकेट होगी। तो इलाकाई क्रिकेट पाकिस्तान में जो पिछले 30-40 या 50 सालों से चलती आ रही थी, फिर उसको रीजनल क्रिकेट कर दिया, जो कि वो भी गलत था, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने ख़राब किया। वो आपकी सिटीज़ और डिविजन्स थे, अगर आपने इलाकाई क्रिकेट करनी थी तो वो सिटीज़ और डिविजन्स के ही होनी चाहिए थी। मुझे सवाल ये है कि आपने कभी सुना कि चेल्सी और आर्सेनल की टीम को कंबाइन कर दिया गया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। लाहौर और कराची में सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। आज लाहौर और कराची की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम नहीं है। तो अगर आपने इलाकाई बेस जाना था तो आप वो सिटीज़ और डिविजन्स में जाते, जहाँ से आपने मतलब सदाबहार आप डिपार्टमेंट्स कह लें, प्लेयर जो है वो वही लाहौर, रावलपिंडी, इस तरह मतलब LDCA, ये डिस्ट्रिक्ट सारे हमेशा से एक प्लेयर प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, चाहे उधर पैसा है नहीं है, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, हम उनको कहते हैं कि सिफारशी हैं, जैसे भी हैं, प्लेयर वहीं से आता है। मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंशियल मॉडल की जो आप बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल तब ही पैदा होता है जब आपके इलाके में क्रिकेट हो रही है, और आपका इलाका जब उसमें इन्वॉल्व होता है तब ही पैसा आता है। सवाल मेरा इतना सा है कि अगर PSL की टीमों के नाम चेंज कर दिए जाएं, अगर क्वेटा, इस्लामाबाद, मतलब इन शहरों के नाम चेंज कर दिया जाए और इनको नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के नाम दे दिए, तो शायद इनमें भी स्पॉन्सरशिप ना आए, क्योंकि वो आपकी मतलब बिलोंगिंग नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें, अगर लीग क्रिकेट होती है तो छोटे छोटे विलेजेस में जो मैचेस हो रहे होते हैं, उनके इलाकों की टीम होती है,
और वो इलाके के लोग ही स्पॉन्सर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ही बढ़ता है। सारे सिनारियो हैं, जितने भी आप स्पोर्ट्स देख लें, दुनिया की स्पोर्ट्स देख लें, चेल्सी जो है वो 3-4 गलियां हैं, छोटा सा इलाका है। आर्सेनल छोटा सा इलाका है, लेकिन क्योंकि इलाकों में बेस्ड है, वहाँ से पैसा जनरेट होता है। तो जो आपने ये सोचा था कि डिपार्टमेंट्स हटा के इलाकाई बेस्ड कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पैसे कम हो गए, पैसे आधे हो गए, कई प्लेयरों ने क्रिकेट ही छोड़ दी, कई स्कोरर, मैच रेफरी, अंपायर्स वगैरह सब खत्म हो गए। तो इसको अब आप कैसे मैच करोगे? अब ये मैच नहीं हो सकता। 1 अरब आपने पिछली दफ़ा लगा दिया, इस दफ़ा इवन अगर आप डबल भी लगाएं तो वो जो एग्जिस्टिंग खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जो आपने 6 टीम रखे हुए हैं, उनके पैसे मतलब मैच नहीं हो रहे। तो जो नहीं है मतलब जो खेल ही नहीं रहे, जो सिलेक्ट ही नहीं हुए, उनका तो बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, अगर मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, वो ये है कि एमर के घर के साथ अगर ग्राउंड होता है तो शायद चांसेस हैं कि एमर खेले क्रिकेट। अगर एमर के घर के साथ ग्राउंड है जहाँ पे अच्छी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं एमर के घर से निकल के जाके क्रिकेट का शौक उसको पड़े और खेले। अगर एमर के घर के साथ ग्राउंड है लेकिन वहाँ पे बड़ी क्रिकेट नहीं होती, तो चांसेस घट जाती हैं। अगर एमर के इलाके में फर्स्ट क्लास की टीम नहीं है तो चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर एमर एक शहर के बाहर रहता है, फॉर इंस्टेंस आप रावलपिंडी से बाहर रहते हैं, आप गुजर खान में रहते हैं, आप गुजर खान से आप घर से इजाज़त लेते हैं कि, और ये बात लोग कतराते हैं कहने से, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिकेट लड़का खेलता है वो काफ़ी गरीब ख़ानदान से आता है। बहुत कम ऐसे हैं जो बड़े मतलब सॉलिड बैकग्राउंड से आए या मतलब पैसे वाले से आए। तो वो उनको अगर इजाज़त मिलती है तो 1 साल के लिए मिलती है कि जा बेटा अपना शौक पूरा कर ले। अब वो गुजर खान की ओर से रावलपिंडी आता है, रावलपिंडी में अब फर्स्ट क्लास टीम ही नहीं है, उसको नज़र क्या आ रहा है कि मैं क्या खेले। चलो रावलपिंडी में वो क्लब क्रिकेट खेलता है, उसके बाद पता चलता है जी कि नॉर्दर्न की टीम है, नॉर्दर्न में तो आज़ाद कश्मीर भी है, इस्लामाबाद भी है, फलाना भी है। तो वो लड़का 1 साल कोशिश कर लेगा, बड़ी हद कर होगी तो 2 साल कोशिश कर लेगा, तीसरे साल वो गायब हो जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा एग्जाम्पल है। आपको सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बुरा मतलब पॉजिटिव एग्जाम्पल ये है कि मोहम्मद अब्बास, अभी हम इसकी डिस्कशन करें कि उसकी प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर 1 फास्ट बॉलर है। एक ज़माने में तो लोग कहने लगे थे कि वर्ल्ड का नंबर 1 हो भी सकता है, वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर बन जाए। वो सियालकोट के बिल्कुल बॉर्डर पे रहता था। अब सियालकोट, अब मैं रीजन की जो मैंने बात की थी पहले, सियालकोट में पहले सियालकोट की जो टीम बनती थी, अब वो थी कि लाहौर डिवीज़न, शेखुपुरा भी उसमें आता था और मेरे ख्याल गुजरांवाला भी उसके अंदर आता था। तो जो सियालकोट की टीम बनती थी, वहाँ पे नया प्लेयर तो अंदर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे लोग अब तो है, अब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अब तो आपने बड़े बड़े इलाकों को, मतलब नॉर्दर्न में इतना बड़ा इलाका है जिसकी आपने टीम बनाई है, या सेंट्रल पंजाब जो कि कहीं भी पाकिस्तान के मैप में ये इलाके नहीं हैं जो इन्होंने टीमें बनाई। खैर, तो अब्बास बॉर्डर पे रहता था, उसको सियालकोट में जगह नहीं मिलती थी। वो काफ़ी साल ऐसे खेलता रहा बेचारा, उसको कोई मौका नहीं मिला। उसकी किस्मत ये थी कि KRL के एक लड़के ने उसको देख लिया, उसको कहा KRL के आके तू ट्रायल दे। वो KRL से आके खेला, वहाँ से उसने आउट किए और करता कराता वो पाकिस्तान टीम में आया। मतलब ये तो वो है जो नज़र आ गया, जिसकी किस्मत अच्छी थी, जो आके खेल गया। अब तो ये है कि जो नहीं नज़र आया उसकी तो हमें मतलब आइडिया ही नहीं है ना। तो आपने तो बात इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर आप नया स्ट्रक्चर बनाते हैं या आप नया वो लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपको फाइनेंसेस देखने हैं। अगर वो फाइनेंसेस नहीं कम्पीट होते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स की वजह से ही है, और सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स की वजह से नहीं, फर्स्ट क्लास के प्लेयर की वजह से ही। और अगर आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है या क्रिकेट को बेहतरी उसमें लानी है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स देखनी होती है। सर, इस पे तो हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर को अलग से किसी एक प्रोग्राम करेंगे, जो कि हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर अब पूरी बात करेंगे। अब सही कहा कि बहुत ही एक बड़ा डिटेल टॉपिक है। अब हम आपने थोड़ा सा क्रिकेट के बाद के करियर की तरफ आते हैं।
आपने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन को एज एन एनालिस्ट ज्वाइन किया, वहां पे हमने प्रोग्राम करते हुए देखा, फिर आपने 10 स्पोर्ट्स ग्रुप पे हमने आपको देखा, फिर आप कमेंट्री की फील्ड में आ गए। सो ये सफर कैसे शुरू हुआ आपका एनालिस्ट बनने की तरफ और फिर एज अ ब्रॉडकास्टर या कमेंटेटर बनने की तरफ? देखिए, वैसे कोई मतलब क्रिकेट तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको होता है कि भाई क्रिकेट खेलनी, वो तो एक सब हमेशा से सोचा हुआ ही था क्रिकेट खेलना। ये कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में आना है। ऐसे हुआ कि एक प्रोड्यूसर थे पीटीवी में, अंजुम मुश्ताक, उन्होंने मुझे एक मैच में उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक मैच में रखवा दिया। उसके बाद डॉक्टर नुमान के प्रोग्राम में मैं आया, 2-4 दफ़ा वो किया, तो मुझे मेरे करीबी लोग कहने लगे कि ये तुम्हें सूट करता है। तो अल्लाह का करना हुआ, ज़ाहिद नूरानी साहब थे 10 स्पोर्ट्स में, उनको चाहिए था 10 स्पोर्ट्स में एनालिस्ट। उन्होंने देखा मेरा शो शायद, तो उन्होंने फेवर भी की, उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरी किस्मत अच्छी थी। उसके बाद वहाँ पे काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मुझे खुद भी लगा कि शायद ये काम मुझे सूट करता है। और लोगों से जो मेरे करीबी दोस्त थे या करीबी मतलब चाहने वाले थे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं ये तुम परस्यू करो। तो वो मेरी किस्मत इस मतलब कमेंट्री या मीडिया में मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही और मुझे मौके बड़े मिलते रहे कंसिस्टेंटली, और शायद उसकी वजह से थोड़ी सी मेरी में इम्प्रूवमेंट भी आ गई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं कमेंट्री में आना था, ऐसा कोई भी नहीं था। ये कहूँ कि मैंने प्लान किया हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो एक मतलब सिलसिला चला और चलते चलते मतलब अब मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इसमें काम करके। तो मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह के देन है और बड़ा ज़बरदस्त काम है, क्योंकि थोड़ा लाइट हार्टेड भी इसमें रहता है और आप जैसे लोग भी होते हैं जो कि शुगर लगा के रखते हैं। सही है जी। अच्छा, सो आप ये बताएं कि कमेंट्री में अमूमन आप, क्योंकि बीइंग एन प्लेयर आपके जज्बात भी होते हैं, आप लेके चल भी रहे होते हैं, बीइंग एन कमेंटेटर कितना मुश्किल होता है जज्बात को काबू करना। तो आम आदमी तो कहते हैं यार देखो ये क्या खेल रहा है यार, इस प्लेयर को खेलना नहीं आता। जो आम बंदे के आम फिक्रे होते हैं जो गुस्सा कर जाता है, सो एक कमेंटेटर के लिए कितना मुश्किल होता है अपने उन जज्बात को भी काबू रखना एक टेंस मैच में, जब आपकी टीम को अच्छा ना खेल रही हो और उसके साथ उनको काबू रख के न्यूट्रल कमेंट्री करना। देखिए, आप बड़ी ज़बरदस्त बात की, तो आपने सवाल बिल्कुल ठीक है। ऐसे जज्बात तो काबू में रखना पड़ते ही हैं, तो इसीलिए थोड़ा उसमें सिखाया भी जाता है कि थोड़ा आपने जैसे कमेंट्री कर रहे होते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप ये नहीं कह सकते आवर प्लेयर्स या माय टीम, क्योंकि आपने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखना है, थोड़ा सा न्यूट्रल रखना है, क्योंकि आप ब्रॉडकास्टर की तरफ से आए हुए हो, आप मतलब पाकिस्तान टीम के सपोर्ट के लिए नहीं आए हुए। थोड़ा सा ज़ाहिर है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जज्बात पे काबू रखना, ख़ास तौर पे जब आपको नज़र आ रहा होता है कि ये गलत तरफ मतलब मैच ख़राब हो रहा है और मैच हाथ से निकल रहा है, तब ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन ज़ाहिर है वो कर कर के जिस चीज़ को आप बार बार करते हो वो उसमें आप बेहतरी आई जाती है। और जो साथ आपके कमेंटेटर्स होते हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि आपके साथ वाला कमेंटेटर, क्योंकि मैंने तो मेरे से बड़े बड़े अच्छे, मतलब मैंने जिनके साथ भी किया है वो तो बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हैं, उनको थोड़ी सी उनकी लीड भी, मतलब उनका रुझान भी थोड़ा सा वो फॉलो करें तो ठीक रहता है। आप इस दलदल में नहीं फंस जाते जहाँ पे आपको गुस्सा चढ़ रहा है और आप गलत मत बात कर देते। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताएं कि PSL 5 में आप उर्दू कमेंट्री का भी हिस्सा बने, तो कैसा तजुर्बा रहा उर्दू कमेंट्री के साथ? क्योंकि आप इंग्लिश कमेंट्री करते हैं तो आपको आदत होती है इंग्लिश कमेंट्री की, तो अचानक से ये चेंज थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो कैसा आपका तजुर्बा रहा उर्दू कमेंट्री का? हाँ बिल्कुल, उर्दू कमेंट्री काफ़ी लोगों ने सवाल भी किए इस पर। हमें ब्रीफ ये थी कि उर्दू कमेंट्री थोड़ी सी लाइट रखनी है, उसमें आपने जिस तरह आपस में जिस तरह एक दो दोस्त बात करें उस तरह कमेंट्री रखनी है, और ज़्यादा टेक्निकल या जिस तरह इंग्लिश की ज़रा सीरियस कमेंट्री होती है वो नहीं करनी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी डिफरेंट था। मेरे ख्याल वकार भाई को बड़ा क्रेडिट जाता है, वकार यूनेस्को को। उन्होंने मेरी काफ़ी अजीब सी बातें उन्होंने सही और उसका जवाब भी दिया, और मेरे गलत मजाक भी वो सहते रहे।
लेकिन हाँ बड़ा डिफरेंट था। लेकिन एक मतलब आप 5 ओवर जब इंग्लिश करके आते थे, थोड़ा सा आप उर्दू में लुक फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता था कि उसमें ये नहीं था कि आपने रिजर्व मतलब टेक्निकल या उस तरह रखना है। उसमें थोड़ा सा फ्री हैंड है, उसमें आप चलो आपकी बात पे बाद में आप की बात में ऐड करूंगा। आप समझते हैं कि ये जो लोकल लैंग्वेज है ये एक फैन को ज्यादा कनेक्ट करती है अपनी इस प्रोडक्ट के साथ? तो इन फ्यूचर अगर पंजाबी में कमेंट्री हो गई तो कितना मजा आएगा कि इस खिलाड़ी ने धूड़ा पड़ छड़ियां ने आग लगी फेर देती है। तो इस थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी कि कितना कनेक्टिंग करेगा कि आप अगर मेजर 4 या 5 जुबानों में अपनी पीएसएल की कमेंट्री को समहाउ करवा दें। मेरे लगा बहुत ज़रूरी है ये। आपने देखा कि एक तो जब पीएसएल पाकिस्तान आई है तो एक डिफरेंट आपको लगा, टूर्नामेंट ही डिफरेंट था, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का ही टूर्नामेंट है और पाकिस्तान से ही उसकी सारी टीमों को बिलोंग करती हैं और सारा फैन फॉलोइंग है। प्लस द फैक्ट कि आपने बिल्कुल सही कि आईपीएल में मेरे ख्याल 10 या 12 लोकल डायलेक्ट्स में कमेंट्री होती है, तो वो कनेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे ख्याल बिल्कुल पश्तो, पंजाबी, जितनी भी हैं मेजर लैंग्वेज आपकी, सिंधी इसमें, बलोची इसमें होनी चाहिए आपकी कमेंट्री, और इससे ज़्यादा कनेक्शन आएगी। आई थिंक लोग भी प्रॉब्लम ये है कि आपको फिर ऑप्शन मिल जाती है। अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि हाँ जी मैं इंग्लिश भी सुन सकता हूँ, पंजाबी भी सुन सकता हूँ, उर्दू भी सुन सकता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी की कमेंट्री सुनूंगा, तो वो व्यूअर के लिए तो बहुत इन्हांसमेंट है, व्यूअर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली जहाँ पे पाकिस्तान में इंग्लिश फॉलोअर्स क्रिकेट तो हर बंदा देखता है। इधर पाकिस्तान में तो वन स्पोर्ट नेशन है, तो हर बंदा देखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इंग्लिश की ही कमेंट्री सुनना चाहे। वो शायद चाहता हो कि मुझे पंजाबी मैं ज़्यादा आराम से समझ सकता हूँ और शायद मुझे एक्सप्लेनेशन पंजाबी में अच्छी मिल रही है तो मैं पंजाबी की सुन ली। तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल ये आइंदा इनको इस लाइन्स पे सोचना चाहिए। उर्दू बढ़ाएं, पंजाबी, सब लोकल डायलेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सही। अच्छा आप ये बताएं कि कौन से ऐसे कमेंटेटर हैं जो आपके आइडियल थे या जिसको हमेशा से आप फॉलो करते थे या जो आपके फेवरेट हैं, जिनको आप पसंद होता है कि यार ये कमेंटेटर जो है हमेशा से मैं इनको आइडियलाइज करता हूँ या मुझे पसंद? शुरू में तो अब तो खैर वो लेजेंड थे, वो रुखसत हो गए। रिची बेनो को बहुत फॉलो किया, उनकी कमेंट्री मुझे अच्छी लगती थी। उनका स्टाइल बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद था, लेकिन मुझे उनका स्टाइल पसंद था क्योंकि कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे बहुत ही सुथरा बोलते थे। उसके बाद बम्बल की कमेंट्री, डेविड लॉयड की कमेंट्री मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि उनके जो बैलेंस है कमेंट्री का, एक तो क्रिकेट की भी वो बात करते हैं, लेकिन जो बैलेंस करते हैं वो मजाक से, उससे व्यूअरशिप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे ख्याल अगर आप बात करें किन के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ कमेंट्री करते हुए, डैनी मॉरिसन के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत शुरू से ही कमेंट्री की है। एलन विल्किंस के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। प्लस इयन बिशप के साथ बड़ा मज़ा आता है। इयन बिशप के साथ इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व है और हर एस्पेक्ट को वो देखते हैं। तो जब वो बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और बहुत टेक्निकल हो रहे थे, तब उनको जब छेड़ो ना तो उनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। जब उनको एकदम से कोई उल्टी बात कर दो तो बिल्कुल वो जो वो रिएक्ट करते हैं ना, उसका मज़ा लेता है। सही है। अच्छा आपने काफी सालों से फॉलो की कि आप और मजर की बड़ी केमिस्ट्री है, आप लोग बहुत ज्यादा हमें कि आप घूमते फिरते भी हैं और इवेंट्स पे बहुत ज्यादा साथ होते हैं। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें भी आप लोग साथ थे। सो कैसा रहता है? आप नोक जोक भी आप लोग आपस में बहुत मजेदार किस्म की बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग होती है। सो कैसा सफर रहा है मजर के साथ, और ये केमिस्ट्री क्यों नेचुरली बनती है या आप लोगों का वैसे को वापस से बनती बहुत ज्यादा है? देखिए, एक तो ऐसा हुआ कि जो भी टूर मैं करता हूँ उसमें मज़र हमेशा साथ हुआ है। मज़र अपने स्टैट्स की दुनिया में तो एक बहुत बड़ा नाम है। मैं कल हम उसको थोड़ा, क्योंकि हमारा दोस्त है तो हम उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो बहुत ही मतलब टॉप लेवल का स्टैट्स का बंदा है। तो
क्योंकि इतने ज़्यादा टूर्स होते हैं और क्योंकि मज़हर को भी मेरी तरह थोड़ा खाने पीने में भी इंटरेस्ट है, तो एक वो हमारी थोड़ी जल होती है। हम अमूमन जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे खाने की जगह ढूंढ के तो इकट्ठे ही जाएंगे, और मज़ा भी तभी आता है। आपको भी पता है कि हम पाकिस्तानी जब कंपनी ना हो तो खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो मज़हर हर दुनिया के कोने में मज़हर के साथ मैंने, मेरे ख्याल जहाँ भी हम गए तो हमने खाना खाया हुआ है। प्लस मज़हर भी उस शोगल लगाने का उसको काफ़ी शौक है, वो भी झुकते झुकते बड़ी ज़बरदस्त मारता है, तो उसके साथ भी रहता है। और एक और जो है कि मज़हर भी कभी कभार ऐसा होता है कि सीरियस मज़हर को सीरियस डिस्कशन में लेके जाके तो उसको वहाँ पे छेड़ो तो उसका भी रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। सही है। अच्छा ये बताइए कि अपने कमेंट्री कैरियर में कोई आपकी एक विश होती है कि एज अ बीइंग एन कमेंटेटर ये एक ऐसी सीरीज है या ये टूर्नामेंट है कि मेरी विश है कि इसमें मुझे कमेंट्री करूं या मुझे कमेंट्री का मौका मिले? कोई ऐसा टूर्नामेंट अभी आपके माइंड में, विश में है कि ये मेरे अभी करना है या मुझे इसमें करना चाहिए? देखिए आईसीसी के टूर्नामेंट्स तो सब कमेंटेटर्स का दिल यही होता है कि आईसीसी का टूर्नामेंट करे। मेरे ख्याल अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप और क्वालिफायर्स मैंने किए, मेरे भी यही ज़ाहिर विश होती है कि वर्ल्ड कप या बड़ा इवेंट जो है वो किया जाए। तो वो आपके नज़र में होता ही है, और हर कमेंटेटर मेरे ख्याल उसने अपनी डायरी में लिखा होता है कि वर्ल्ड कप कब से कब है और कौन सी कंपनी कर रही है और मुझे कॉल आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट जो होते हैं वो बड़े एक तो आपके करियर के लिए भी अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, प्लस ज़ाहिर है उनकी फॉलोइंग एक अलग ही होती है, तो वो करने की ख्वाहिश रहती है। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि बड़ा हैवी कोचिंग स्टाफ अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर लिया है। ऐसा ही है जैसे कोई खातून एक ही दिन में सारी शॉपिंग कर लें कि यूनुस खान साहब भी जो है वो भी आ गए और मुश्ताक भाई अहमद साहब भी आ गए। ठीक है, कोचिंग में वकार यूनुस साहब पहले से थे और मिसबाह साहब तो है ही हैं। सो कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत ही भारी सामान लेकर जा रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि सारा शॉपिंग करके ही चले गए, वहाँ पे शॉपिंग की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं किसी मतलब ना वकार यूनुस, ना मुश्ताक, ना यूनुस या इनकी एबिलिटी पे मुझे उस तरह शक नहीं है। ये तो बड़े अजीम प्लेयर थे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो पॉलिसी जो पीसीबी की नज़र आई है वो पॉलिसी ये है कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करनी है तो आपको एक पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर होना पड़ेगा। तो आपने दोनों को, प्लेइंग क्रिकेट और कोचिंग को मिक्स कर दिया है। आपने ये जो दुनिया की थियरी या जो मॉडर्न थियरी है कि कोचिंग अलहदा है फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। यस, अगर आपने क्रिकेट खेली हुई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो कोचिंग के लिए भी आपको नीचे से शुरू होके एक्सपीरियंस गेन करके तो फिर आप बड़े कोच बनते हैं। पाकिस्तान में अब ये जो रिसेंट डेवलपमेंट ये है, इससे तो आपको ये पता चल रहा है कि इफ़ आपका बहुत मैचेस आपने पाकिस्तान के लिए खेले हुए और आप बहुत बड़े प्लेयर हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे कोच या आप क्वालिफाई कर जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होने के लिए। इसमें मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में जो सारे लोग कंसेंसस में आजकल पिछले दिनों ये भी चल रहा था कि जी बॉब वुलमर पाकिस्तान के सबसे अच्छे कोच रहे हैं। बॉब वुलमर एक बहुत ही मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग कोच थे और बहुत ज़बरदस्त कोच थे। तो उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने 10 साल कोचिंग की, उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका के कोचिंग पहली दफ़ा वो इंटरनेशनल कोच बने। मतलब 10 से 11 साल उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस था बिफोर वो निखर के, मतलब वो बिफोर वो पॉलिश होके तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में लगे। और उनकी जो कोचिंग कोर्स उन्होंने तो मतलब कोचिंग शुरू करने से कोई 15 साल पहले कोचिंग कोर्स भी कर दिया था। तो अगर आप यूनुस खान और मिसबाह की क्रिकेटिंग करियर देखें तो वो भी काफ़ी देर निचली क्रिकेट में रगड़ा खा के, काफ़ी देर अपना हुनर सीख के आके, फिर काफ़ी देर पाकिस्तान को सर्व करके और काफ़ी देर पाकिस्तान की
बैटिंग में रह के वो इतने बड़े प्लेयर बने। तो मेरा ख्याल कोचिंग का भी, अगर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो कोच का भी यही होना चाहिए कि उसका भी, अगर आपने टॉप लेवल की कोचिंग करनी है तो आपको भी एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी नज़र आ रही है कि बड़े नाम हैं तो ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम पे एतमाद का इजहार किया, उनको T20 और फिर ODI का कप्तान बनाया। तो आप समझते हैं कि ये सबसे बेहतरीन इंतखाब है इस अवेलेबल चॉइसेस में, या फिर थोड़ा सा पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया? देखिए, बाबर आजम को अब आप कप्तानी की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए अभी उसकी कप्तानी जज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत यंग कैप्टन है। तो ठीक है, आपने उसको T20 कैप्टन बनाया और फिर वनडे का कैप्टन बनाया। आई थिंक चॉइस तो ठीक रहती है। ये नहीं हो सकता था, बड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर आप अलहदा हर फॉर्मेट के लिए अलहदा कैप्टन बनाते हैं, उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन 2 कैप्टन हो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तो अजहर अली वनडे तो नहीं खेलते, तो इससे थोड़ा सा बाबर के लिए आसान है। मेरे ख्याल बाबर को आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ पे आई कि आपने सरफराज को जब T20 के कैप्टनसी से हटाया, हालांकि उसका रिकॉर्ड अच्छा था, हालांकि आप ये कह सकते थे कि जी उससे रन्स नहीं हो रहे या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर सिर्फ उसकी कैप्टनसी देखी जाती तो उसकी कैप्टनसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। तो जब आपने वो कैप्टनसी हटा के बाबर को दे दिया, आई थिंक उसमें बाबर के लिए ज़्यादा प्रेशर था। अब तो ये एक मेरे ख्याल नॉर्मल प्रोसेस, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन समझ रहे हैं उसकी ODI क्रिकेट में। और मेरा नहीं ख्याल कि एज अ बैट्समैन उसको इतना फ़र्क पड़ेगा फ़िलहाल। वो तो जब रिजल्ट्स के प्रेशर, मतलब अगर सीरीज़ बाय सीरीज़ वो हारना शुरू होगा, फिर थोड़ा ही बैटिंग पे प्रेशर आता है। अभी फ़िलहाल उसको प्रेशर नहीं आ रहा। लेकिन देखना ये है कि कितनी जल्दी वो कैप्टनसी सीखता है, क्योंकि एक फ्रेश कैप्टन है और पीछे मतलब इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको कप्तानी का। अगर मिसबा की आप बात करें तो वो कप्तान इसलिए अच्छे थे क्योंकि वो पिछले पाकिस्तान खेलने से पहले भी वो पाकिस्तान A टीम और अपने डिपार्टमेंट की कप्तानी काफ़ी देर तक और काफ़ी तवील अरसे के लिए करते रहे थे, तो वहाँ से भी उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो बाबर क्योंकि उन्होंने पीछे कप्तानी नहीं की हुई, तो उनको ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा कप्तानी सीखने में। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 40 में से 10 प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं और 30 जो है वो उनके नेगेटिव आए, और फिर एडिंग टू इट के एक जो मसाजिर हैं उनका भी पॉजिटिव आया है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे डेवलपमेंट ये हुई कि मोहम्मद हफीज उन्होंने अपने तौर पे एक टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव था पहले और नेगेटिव आ गया। ओवरऑल इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? कितना पैनिक फैल सकता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ पहले बेहतर हिकमत अमली कर सकता था कि पहले इनको क्वारंटीन खुद से करा देता, टेस्ट करवा देता, या ये बाय मैक्स यही हो सकता था, मतलब कि इससे बेहतर कोई हिकमत अमली नहीं हो सकती इस हवाले से? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन जो मिल रही है या लोगों से जो मैंने पूछा है, 100% तो मुझे नहीं पता कि आया कि वो ठीक है कि नहीं। वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो वो 99% आपका टेस्ट पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव जो टेस्ट है उसमें 30% आपका डाउट होता है। मुझे जो प्रोसेस में जो परेशानी ये है कि हफीज़ ने दोबारा जाके अपना टेस्ट करवा लिया। इसमें या तो आपने हफीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, या फिर आप एक ऐसा प्रोसेस बनाते कि हाँ जी हमने इतने एक टेस्ट करना है, फिर दूसरा टेस्ट करना है, और फिर हम मीडिया में वो रिलीज़ करेंगे, या जो भी आपने SOP बनाना था वो क्लियर कट होता। इस तरह तो मतलब अब कंफ्यूजन ये है कि अब वो समा ऐसा है कि हफीज़ ने दूसरा टेस्ट कराया, वो कह रहा है नेगेटिव है, पहला टेस्ट पॉजिटिव था। तो अगर आप हफीज़ या उसका नेगेटिव वाला टेस्ट मानेंगे तो फिर वो सारे टेस्ट ही आया कि डाउटफुल हैं जितने आपने 40 टेस्ट करवाए। तो वो ये आपको इस अमल से पहले आपको पता होना चाहिए था
या ये सारा आपको डिसाइड करना चाहिए था, क्योंकि ये कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। दूसरा, मेरे ख्याल मैंने ये पहले भी बात की कि क्रिकेट नॉर्मलाइज तब भी होगी जब वैक्सीन आएगी। अभी बहुत पाकिस्तान में आपको जैसे पता है, या इवन इंग्लैंड, पाकिस्तान में भी कंट्रोल नहीं है, इंग्लैंड में भी, मतलब इंग्लैंड में तो चलें, वो उनके पास इतने वो बायोसिक्योर उसको कर लेंगे, या इतनी उनके इक़दामात, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो शायद उसको बेहतर कर लें। लेकिन इस कंफ्यूजन में आपने टूर करना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ठीक है खेलना चाहिए क्रिकेट, ठीक है, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि आप थोड़ा सैक्रिफाइस करके क्रिकेट खेलें, लेकिन अगर आपने टूर से पहले ही कंट्रोवर्सीज शुरू करा देनी हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र सुकून से काम लेना चाहिए था। या फिर अगर आपने ये स्टेप लेने हैं और आपको पता है कि आपने टेस्ट करने हैं, और आपको पता है कि आपने रीटेस्ट करने हैं, और आपको पता है कि ऐसे भी हो सकता है कि एक लड़के का टेस्ट पॉजिटिव आए, और जिस लड़के का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जाहिर है उसके लिए तो एक बड़ा तूफान है कि जी टूर पे जा रहा था, एकदम टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब क्या होगा। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन है, तो आपको इसका पहले से इंतजामात, इसको आपको पहले से फोर्सी करना चाहिए था कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो ये खामखा की एक कंट्रोवर्सी जो है सर पे खड़ी होगी। राइट, बिल्कुल सही है। अब हम आपसे इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि कमेंट्री के वक्त में, कमेंट्री के दरमियान या क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे मजेदार वाकयात होते हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, जिनको आप जब भी याद करते हैं तो आप हंसी आती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम भी आपसे एक या दो ऐसे वाकयात जानना चाहेंगे जो ऐसे फनी या कोई इंटरेस्टिंग वाकयात जो आपने मॉनिटर किए हो। क्रिकेट वाला वाकयात तो काफ़ी सारे, लेकिन वो मेरे ख्याल इस शो पे मैं बता नहीं सकता। लेकिन कमेंट्री का एक वाकया ऐसे था कि पाकिस्तान का T20 मैच हो रहा था श्रीलंका में, कोलंबो में। तो आखिरी मेरे ख्याल से T20 मैच था। तो हम बस वो वैन सी थी, उसमें बैठे, तो ड्राइवर चलाने लगा गाड़ी, तो सारे कमेंटेटर थे मेरे ख्याल। तो ड्राइवर गाड़ी उसने चलाना शुरू की, हमें लगा ऐसे कि ये गलत हो गया है, ये इसने गलत टर्न ले लिया। उससे पूछा, वो कहता है नहीं, मैं ग्राउंड लेके जा रहा हूँ। अब कोलंबो में 2-3 ग्राउंड हैं। अब पहले वो हमें एक गलत ग्राउंड में ले गया, गलत ग्राउंड की तरफ लेके जा रहा था। अब वो हम सारे फौरन, मतलब रमीज भाई थे, और मैं था, वकार भाई थे, और डीन जोन्स थे, तो हम सारे मतलब लोकल नहीं थे वहाँ के, तो हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सक रहे। अब होते होते वो कमें ट्रैफिक में फंसा दिया, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि मैच शुरू, टॉस होने लगा है और आप लोग आए नहीं हो, और ये हमें कभी उधर से लेके जाए, कभी उधर से लेके जाए, पहुँचा ही नहीं रहा। फिर बड़ी मुश्किल से हमें दूर से नज़र आया कि जी ये वो ग्राउंड आ गया है, तो हमने उससे कहा वहीं रोक दो। अब सिचुएशन ये थी कि हम पीछे से, जहाँ से क्राउड एंटर हो रहा है, वहाँ से सारे कमेंटेटर भागते हुए जा रहे हैं, और आगे जाके पुलिस वाले ने रोक दिया कि आपकी एंट्रेंस यहाँ से नहीं है। फिर हमने उससे बड़ी मुश्किल से बहस की, नहीं भाई, हमें तो ग्राउंड में मैच टॉस होने लगा है। तो वो बहुत फनी इंसिडेंट था कि जैसे ही हम ग्राउंड में एंटर हुए हैं, तो मैंने डीन जोन्स के पास बैग सा था, वो मैंने उठाया। डीन जोन्स ने उधर से ही अपनी जैकेट ठीक की और भागता हुआ जाके उसने टॉस किया। और वो जो 15 मिनट की हमारी जो राइड थी, वो कोई 1.5 घंटा हमें लगा होटल से ग्राउंड पहुंचते हुए। और जो रमीज भाई और जो ड्राइवर को जो उस टाइम मिल रही थी ना सुनने को, वो मतलब आउटस्टैंडिंग। राइट, सो व्यूअर्स, अब हम चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसको कहते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर में पहला सवाल, फेवरेट कमेंटेटर। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इयन बिशप। सो फेवरेट क्रिकेटर। वेव रिचर्ड्स।
जब आपके जहन में लफ्ज फूडी आता है तो कौन सा पहला नाम किस क्रिकेटर का नाम आपके जहन में आता है? मिसबा। आपके फोन में कौन सी ऐसी ऐप है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं? ट्विटर। ऐसा कमेंटेटर कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप सारा दिन देखना चाहेंगे? सारा दिन जो रिटायर हो गए हैं वो उसका भी नाम ले लो। ले ले, अप टू यू। एबी डिविलियर्स। हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जिस तरह काम चल रहा है, इसी तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक एंटरटेनमेंट की पोस्ट भी होती और उसमें 2 चॉइस होती है आपके पास, तो उनमें से किसको आप रखते, मीरा या महविश हयात? एंटरटेनमेंट है। हाँ। मीरा। कोई एक रूल जो आप क्रिकेट में चेंज करना चाहें? बाउंसर T20 में और वनडे में बाउंसर का दो। सही। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें कुछ कमेंटेटर्स की मैं मिमिक्री करूंगा, आपने पिक करना है कि ये कौन से कमेंटेटर की मिमिक्री कर रहा हूं। सो हर सही गेस के साथ आपके पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं। Down the ground, hit towards the fence. Oh, what a player he is! Its ball is going towards the fence. Oh, it's a mighty big six. रमीज राजा। चलें जी, अभी तो पहला आपका जवाब हो गया गलत, तो हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगले किस तरह गेस करते हैं बाजिद खान साहब। Mohammad Amir is a very good player, lot of talent in him. I wish he could play more for Pakistan. I feel very sad for him. Michael Olding. Correct, absolutely correct. Next one. Hey, this is cricket and this is chakka. Pace to space, yaar. Danny Morrison. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। और लास्ट इस राउंड का जो हम आपको देने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। Whenever I just see Babar Azam, he's so talented and soothing. When I see him, just looks like that he is a player from some another planet. He looks gorgeous, to be very honest. ये कौन है? कोई हिंट दे। हाँ, अब आपको हिंट देते हैं। इंडिया से हैं, मैं फिर से मिमिक्री करता हूँ। Whenever I look to this batsman, he looks so pleasant on the eyes and such a marvelous character in the field. He's a very good player and I'm glad that after years there's a player from Pakistan. हर्षा भोगले। जी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बाजिद भाई ने तो बड़ा अच्छा स्कोर किया है और आउट ऑफ 50 हमें 40 नंबर आप ले गए हैं। ब्राइट स्टूडेंट। तो क्या इनाम क्या मिलेगा? ये अच्छा सवाल है। ये अब कोविड खत्म होने दे तो खाना हमारी तरफ से होगा आपके लिए। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने सेगमेंट फैन क्यूरीज की तरफ। सो सुलेमान साहब कहते हैं जी कि जो एमडी वसीम खान साहब हैं, आपके ख्याल में उनके आने से जो डायरेक्शन है उनकी वो ठीक जा रही है? अब कई चीज़ों में तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं बाकी दुनिया से। तो वो डायनामिक्स अभी भी मेरा ख्याल पूरी तरह उस पर अबूर नहीं आया उनको। और शायद मेरा ये ख्याल है कि शायद उनको रीथिंक करना पड़ेगा पाकिस्तान जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर वगैरह है। बाकी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपको उनकी पाकिस्तान के अलावा जो बाकी बोर्ड्स के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छी है। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, उस लिहाज से तो डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी ज़ाहिर है हर कोई हर चीज़ ठीक नहीं कर लेता, लेकिन ज़्यादातर उनकी चीज़ें ठीक हैं। सो मुजाहिद साहब आपसे पूछ रहे हैं कि रिजवान भी हैं और सरफराज भी दोनों टीम में हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर जो है वो किस फॉर्मेट में ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट और T20 खेलने हैं इंग्लैंड में? देखें, रिजवान की तो बहुत ज़बरदस्त अभी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में, बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, कीपिंग
आई थिंक कीपिंग उसकी थोड़ी सी सरफराज से बेहतर है। T20s में बड़ा मुश्किल चॉइस है, मेरे ख्याल दोनों को एक ही किस्म का प्रॉब्लम है, वो है बाउंड्री हिटिंग का। सरफराज अगर ऊपर नंबर पे आए, अगर तीसरे चौथे पे आए तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास तीसरे चौथे पे प्लेयर हैं तो फिर सरफराज की एज अ बैट्समैन यूटिलाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की जो वीकनेस है दोनों की वो सिमिलर है। रिजवान को भी प्रॉब्लम है बाउंड्री हिटिंग में और सरफराज को भी। तो मैंने तो पहले एक जगह ये बात भी की थी कि अब पाकिस्तान को वो वक्त आ गया है कि देखना पड़ेगा कि किसी ऐसे विकेट कीपर को डेवलप करें जिसकी बैटिंग तकड़ी हो। हमने इस PSL में देखा, वो मुल्तान से खेलता था ज़ीशान अशरफ लड़का, वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, विकेट कीपिंग पे उसके काम की ज़रूरत है। जब एलेक्स स्टुअर्ट टीम में आए थे तो उनके बारे में भी यही था कि बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो वो ये उनके वाले साहब का, मिकी स्टुअर्ट का ये मानना था कि बैटिंग बाउंड्री हिटिंग या बैटिंग टैलेंट जो है उसको डेवलप करना ज़रा मुश्किल है। मतलब एक इंसान जो टैलेंटेड है बाउंड्रीज मारने में और तेज स्कोर करने में, और एक जो कि नहीं कर सकता, उसको उस लेवल पे लाना ज़रा मुश्किल है। कीपिंग इम्प्रूव करना थोड़ी सी ज़्यादा आसान है। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी इस एवेन्यू पे देखना पड़ेगा कि ऐसा प्लेयर, कामरान अकमल अभी भी फॉर्म में है, बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन फर्दर आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा प्लेयर जो T20 की जिसकी बैटिंग सूटेबल हो, उसकी कीपिंग पे स्पेशलाइज्ड अप्रोच हो। राइट, बिल्कुल सही है। सो बाजिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा वक्त दिया। नॉर्मली शोज इतने लंबे नहीं होते, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि आजकल बहुत लोग के पास टाइम है तो हम क्यों ना उस टाइम का जरा फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक किया आपने, बड़ा मजा आया। लेकिन अभी भी मैं वो पहाड़ी लैंग्वेज मिस कर रहा हूँ, शायद उसके लिए एक सेपरेट सेगमेंट करना पड़ेगा। नहीं, मैं उस लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा एंड कर देता हूँ कि जब कभी क्रिकेट होती है पहाड़ी इलाकों में तो उसमें बड़ी जबरदस्त तरह की कमेंट्री चल रही होती है कि उसमें उर्दू और पहाड़ी मिक्स होती है कि इस लड़के को पकड़ के टोंगू में गेंद करो, टोंगू में, और तुमने कितनी बार कहा कि तुमने इसको लेग के ऊपर फेरना है। तो बाजिद खान साहब, तुसां बहुत शुक्रिया, तुसां आई असां प्रोग्राम में आयो तो असां की इज्जत बख्शी। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आई होप आपने बाजिद खान के साथ ये एक्सक्लूसिव शो लॉकडाउन डायरीज विद एमएनर्जी पसंद किया होगा। आपको अच्छा लगा? अरे मजा आया भाई। अरे तो देख क्या रहे हो, फौरन से क्रिक विक को देखते रहो।